Hello everyone, myself Vaibhav Mishra. I welcome you all to Kalam PCS. यूपी पीसीएस पेपर 5 हमने स्टार्ट किया था। यूपी पीसीएस पेपर 5 में हमने ट्राइबल इशू, रूरल इशू, अर्बन इशू ये हमने डिस्कस किया था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम फेयर्स फेस्टिवल को डिस्कस करेंगे। देन बाकी चैप्टर 5 के भी कुछ, चैप्टर 6 के भी कुछ टॉपिक्स लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चालू है। तो जो लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आपको पेपर 5 और पेपर 6 का डिस्कशन मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसको कि आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, मेला, जहाँ की आप बहुत ही मज़े करते थे बचपन में। तो आज वही टॉपिक है, बिल्कुल मज़े का टॉपिक है। तो सबसे पहले जब फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो आप क्वेश्चन देखिए कैसे आ सकता है। देखिए यूपी में अगर फेयर फेस्टिवल की बात करें तो वन ऑफ द रिचेस्ट आप बोल सकते हैं अमंग ऑल स्टेट्स जहाँ की फेयर्स और फेस्टिवल इतना ज़्यादा मनाया जाता है। ठीक है, और हर एक फेयर जो है उनका अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। अभी जो क्वेश्चन है वो या तो सारे फेयर्स के ऊपर एक साथ आ जाएगा, सारे फेयर्स एंड फेस्टिवल पे। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट डाउन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ यूपी। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए कि कहा कि सिग्निफिकेंस ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ यूपी आ सकता है। 8 मार्कर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर आप देखिए हो सकता है कुछ स्पेसिफिक भी आ सकते हैं, जैसे कि कुंभ मेला के ऊपर डायरेक्टली आ जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो फेयर्स हैं उनको हम बहुत स्पीड में देख लेते हैं, और उसके बाद पूरे डिटेल्स में जो पूरे फेयर्स एंड फेस्टिवल पे क्वेश्चन आ सकता है वो हम देखेंगे। फिर देखिए आपको जो इंडिविजुअल फेयर्स हैं उनके बारे में और डिटेल अगर पढ़ना होगा आपको तो आप बुकलेट्स में, हैंडआउट्स में देख सकते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल फेयर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना कोई मतलब नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जो फेयर्स एंड फेस्टिवल है वो या तो इम्पॉर्टेंट फेयर्स पे आएगा, जैसे कुंभ हो गया, या तो ऊपर से पूरे ही फेयर्स एंड फेस्टिवल के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। क्योंकि ऑलरेडी इस चैप्टर में आप देखोगे ट्राइबल इशू, अर्बन इशू, रूरल इशू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद फिर सोशल स्ट्रक्चर पे एक क्वेश्चन बन सकता है, सोशल कस्टम्स पे बन सकता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ही चैप्टर में डाल दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक वो है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। अब फेयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स लीजिए। तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेयर आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ जो आस्था है, सब चीज़ मिला के आप बोलेंगे तो कुंभ मेला जो है सबसे बड़ा फेयर है। इस पे तो आप बचपन में कितनी मूवी देख चुके होंगे, कुंभ मेला में भाई बिछड़ गया एंड ऑल। ठीक है, चलिए तो कुंभ मेला क्या है। कुंभ मेला में जो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है ये 12 साल पे होती है। ठीक है, आपको पता है कि 4 जगह होता है। ठीक है, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में एंड प्रयागराज में। तो हमारे यहाँ हमारे यहाँ यूपी में प्रयागराज में होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या होता है कि त्रिवेणी संगम में जो श्रद्धालु हैं वो डिप लेते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक और है अर्धकुंभ। सिमिलरली ये जो है बस 6 साल में हो जाता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस लगभग उतना ही है। देन अगर मूव करते हैं कुछ अलग दूसरे फेयर को देखते हैं, रामलीला फेयर। ये आप जानते हैं दशहरा के अवसर पे होता है। ठीक है, रामलीला लगता है, ड्रामा होती हैं। देन माघ मेला, माघ मेला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। माघ मेला आप देखोगे हर साल माघ के मंथ में होता है। यहाँ पे आप देखोगे, आपने अपने दादा दादी से सुने होंगे कि बहुत बार बोलेंगे वो आपको कि चलो माघ करा दो मेरे को।
तो माघ क्या है कि आप उस नदी के किनारे एक मंथ रहते हैं पूरे माघ भर, ठीक है। वहीं पे आप अपना जप करते हैं, नहाते धोते जो भी हैं सारे चीज़ें वहीं पे होता है, ठीक है। एक तरह का ये रिनंसिएशन करने का जो हमारे यहाँ तरीका था वो माघ मेला में आपको मिल जाता है, ठीक है। अब बटेश्वर फेयर ये क्या है, ये आगरा में होता है, ठीक है। ये क्या है, कैटल फेयर है। ऐसा ही आप बिहार में सोनपुर मेला देखते हैं। देन जन्माष्टमी, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वो मनाया जाता है, मथुरा में मनाया जाता है। सिमिलरली और भी बहुत सारे हैं, दीपोत्सव है, ताजोत्सव है। दीपोत्सव आपको पता है अयोध्या में मनाया जाता है, ठीक है, दीपावली के अवसर पे, ठीक है। देन ताजोत्सव, ये 10 दिन का जो फेस्टिवल है वो ताजमहल के ऊपर है, मेनली आगरा में। देन रंगोत्सव होली पे, देन लखनऊ महोत्सव, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कुछ भी इसमें से आपको एटलीस्ट नहीं भी कुछ तो 4-5 याद रखना, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देने होंगे अगर एक ब्रॉड क्वेश्चन भी आ गया तो। और अगर स्पेसिफिक बोले तो कुंभ मेला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लोगे डिटेल में, ठीक है। ओवरऑल आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिल गया है सारे। चलिए अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आप सिग्निफिकेंस देखेंगे तो सिग्निफिकेंस जो है स्पेशली यहाँ पे जो सोशियो कल्चर सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर ऐसा नहीं है कि कि सोशियो कल्चर सिग्निफिकेंस होने के बाद इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं है। यहाँ पे इक्वली इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स का। एक एक करके पॉइंट देखते हैं। पहला, कल्चर एंड हेरिटेज, कल्चर हेरिटेज प्रिजर्वेशन। तो कल्चर हेरिटेज प्रिजर्वेशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपके कल्चर को ये प्रिजर्व करता है। कल्चर क्या है, एनीथिंग विच यू इनहेरिटेड, ठीक है। आप क्या इनहेरिट किए हैं, आप अपने ट्रेडिशन को, म्यूजिक को, डांस को, क्राफ्ट को, आर्ट को, क्यूजिंग को, जो भी आप लर्न किए हैं वो सारी चीज कल्चर के पार्ट है। अब इस कल्चर को प्रिजर्व कैसे हो जाता है, फेयर्स के थ्रू, फेस्टिवल्स के थ्रू। अगर कोई रिचुअल्स है तो वो रिचुअल का कंटिन्यूएंस कैसे होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कैसे करते हैं, जब प्रैक्टिस करने के आपको इवेंट मिले, और इवेंट कौन देता है, ये फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सोशियो रिलीजियस गैदरिंग। अब ये क्या है, जब भी फेयर्स होता है तो क्या होता है कि लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, आपस में मिलते हैं, एक तरीके का यूनिटी बनता है, ठीक है, एक हारमोनी बनती है, ठीक है। ज़्यादातर अगर आप रिलीजियस फेयर की बात करें तो वहाँ पर आप देखोगे कि एक पायसनेस रहता है, लोग आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो एक सोशो रिलीजियस गैदरिंग को भी फेयर दर्शाता है। और क्या सिग्निफिकेंस है, अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक बूस्ट करता है कैसे, हमने देखा कि डिफरेंट आर्टिस्ट होते हैं, डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स आते हैं, ये सारी चीज़ क्या होता है, ये आप ना शॉप्स लगाते हैं, पब्लिक आती है, पब्लिक आती है तो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, फैसिलिटीज़ बनाए जाते हैं, टेम्प्रोरी और परमानेंट। तो इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है। अब कोई परफॉर्मर है, वो क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है। मान लीजिए कोई डांस फॉर्म है कोई, तो वो परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, उसको वेज मिलेगा। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब इकोनॉमिक बूस्ट हो रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। यहीं पर आप देखिएगा कि ताजोत्सव होता है। फॉर एग्जाम्पल ताजोत्सव 2019 की अगर ताजोत्सव आप बात करें तो यहाँ पे 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके सरकार को ये देता है। अब सोचिए, इट इज़ ओनली 10 डेज फेस्टिवल, एंड दैट 10 डे फेस्टिवल ने 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया सरकार को। तो सी हाउ यूज इज द सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। ये हम एक सिंगल फेस्टिवल की बात किए हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टूरिज्म प्रमोशन। अब देखिए बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल पे। क्यों, आप बोलोगे
कि चलिए यहाँ पे इतने रिलीजियस मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स है, तो टूरिस्ट तो आने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टूरिस्ट नॉर्मल फ्लो कर रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्लो कर रहे हैं, लेकिन कोई इवेंट है, कोई फेयर्स है, कोई फेस्टिवल है, तो ये बढ़कर 10x हो जाता है। क्योंकि आप बोलते हो ना कि देयर इज अ सीजन फॉर समथिंग। आप अगर हिल्स जाते हो तो वहाँ पे एक सीजन होता है कि अच्छा हिल स्टेशन हम गर्मी में जाते हैं, एक्यूट ठंडा में नहीं जा सकते। उसी तरह इन फेयर्स एंड फेस्टिवल भी इन मॉन्यूमेंट्स को, इन प्लेसेस को, इस टूरिस्ट स्पॉट्स को एक इफेक्ट दे देता है जहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग एक, अगर आप रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो यहाँ पर एक टाइम होता है, मुहूर्त होता है, जहाँ पे हम मानते हैं कि ऑस्पियसनेस मोर बढ़ जाता है, तो इसीलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस टाइम पर। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो कुंभ हुआ है 2019 में, अब इस कुंभ में आप देखिएगा कि 24 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। आप सोच सकते हैं सच ए ह्यूज नंबर, 24 करोड़, यू हैव टू राइट दिस एग्जांपल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ही सिग्निफिकेंस बढ़ते जा रहा है इस इवेंट का। एंड इवेंट आप अगर कुंभ देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन हुआ था कुंभ का। अभी भी जो आने वाला कुंभ है उसका भी प्रिपरेशन तैयार हो रहा है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट हैज डन वेरी गुड। इसके अलावा आप टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म आप देखिए, यूपी जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, ओनली नेक्स्ट टू तमिलनाडु। तो ये सब किसकी बदौलत हो रहा है? ये सब फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की वजह से हो रहा है। तो टूरिज्म को बूस्ट ऐसे मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट कैसे हो रहा है? देखिए, अगर आप डिफरेंट कम्युनिटीज यहाँ पे इंटरेक्ट करती है, अब इंटरेक्ट करेगी तो क्या होगा कि एक सोशल बॉन्ड बनेगा। क्योंकि आपको पता है ट्रेडिशनली कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन हो रहा था, अब डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट आर्टिशियन यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपस में वो मिल रहे हैं, तो आपस में एक्सचेंज हो रहा है, और एक्सचेंज जब भी होगा तो सोशल बॉन्ड स्ट्रेंथन होने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए स्किल प्रमोशन। स्किल प्रमोशन तो सिंपल है, आप देख ही रहे हो कि हम इतने देर से ग्राफ्ट्समैन, आर्टिशियन की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब अपने स्किल्स लाएंगे और ये स्किल्स प्रिजर्व हो रहा है। देखिए अगर बात करें तो कैसे डिफरेंट आर्टिशियन के स्किल को प्रिजर्व होता है। मान लीजिए कोई अच्छा आर्ट फॉर्म है, तो वो आर्ट फॉर्म कैसे कंटिन्यूड होगा? वो आर्ट फॉर्म तब कंटिन्यूड होगा जब उसके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होगा, और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हमें फेयर्स के माध्यम से मिल जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बात करें कल्चरल एक्सचेंज, अगर कोई फेयर्स होता है, कोई फेस्टिवल्स होती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकल पीपल वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पर लोकल के साथ आपने देखा कि नेशनल टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। अब इससे क्या होगा? ये दोनों कल्चरल एक्सचेंज का माध्यम बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए चीफ गेस्ट हैं, तो चीफ गेस्ट म्यांमार से आते हैं। ठीक है, अभी साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी चीफ गेस्ट बनी थी अयोध्या दीपोत्सव में। तो ये क्या है? ये कल्चरल एक्सचेंज हुआ, यहाँ से वहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज हुआ, प्लस ये डिप्लोमेसी में भी आपकी मदद की। तो दिस इज हाउ कल्चर एक्सचेंज टेक प्लेस। चलिए, तो आपका सिग्निफिकेंस खत्म होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बताइए कि सिग्निफिकेंस तो हो गया, पर हमारा स्टेट क्या प्रिपेयर्ड है? कैसे प्रिपरेशन होता है? कैसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपरेशन को देखते हैं? क्योंकि अगर आप फेयर्स एंड फेस्टिवल की बात करें तो फेयर्स एंड फेस्टिवल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर शोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी।
अब ये कैसे आप बोलिएगा, 24 करोड़ पीपल हैव अराइव्ड, अब इसको हैंडल करना क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को शो नहीं करता है? और इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, एक सिंपल इवेंट को भी आप, मैरिज और ये जो छोटे इवेंट होते हैं उसको भी ऑर्गेनाइज करना एक तरह का मैनेजमेंट है। और यहाँ पे सच यूज नंबर, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को शो करता है, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को। अब देखिए हर फेस्टिवल में क्या होता है कि कोई बड़ा फेस्टिवल है कोई, तो वहाँ पे क्या होगा, एक कमिटी बनाई जाती है, ठीक है, कि इस ये कमिटी है और ये कमिटी ये चीज़ को हैंडल करेगा। पहले मैं आपको सारे फेयर्स के बारे में एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ बता देता हूँ कि जो आप लिख सकते हो कहीं भी, बाद में अगर कुछ स्पेसिफिक आता है तो आप उस अकॉर्डिंग अपने आंसर को मॉडिफाई कर लोगे, ठीक है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का आप बात कर सकते हो, और क्या करोगे, आप बात कर सकते हो कि कमिटीज का, ये कमिटी बनाई जाती है जिसके तहत सारा कुछ होता है। फिर आप बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है, ऑफिसर्स की डेप्यूटेशन होती है, कि मान लो कि ताजोत्सव है, कुंभ मेला है, तो क्या होगा कि कुछ ऑफिसर्स को वहाँ पे स्पेशली डिप्यूट किया जाएगा फॉर दिस पर्पस, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मान लीजिए कि ताजोत्सव आगरा में है या फिर मथुरा में मेला है, तो क्या होगा कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा आप क्या बात करेंगे, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ और भी होती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो सबसे बड़ा बात होता है कि मैनेजमेंट। अब डे मैनेजमेंट कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर आप क्या करोगे, सिक्योरिटी दोगे, ठीक है। क्राउड मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये सब क्या है, आपको अगर चैलेंजेस पूछ दिया तो भी आप लिख सकते हो, और अगर बोला कि प्रिपरेशन, तो चैलेंजेस एंड प्रिपरेशन दोनों में भी आप इन सारी चीज़ों को डाल सकते हो, ठीक है। यहीं पे देखो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, कैसे, मान लो लोग आ रहे हैं तो क्या होगा, फूड है, शेल्टर है, देन टॉयलेट्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप देखोगे ये सारा चीज़ आप डाल सकते हो। फिर एक फंडिंग का इशू है। अभी अगर आप स्पेशली कुंभ 2025 का आप प्रिपरेशन के बारे में अगर क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें तो लिख सकते हो, जो मैंने बताया वो जनरल पॉइंट है, सभी में चलेगा, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए, मैंने बोला था फंडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो कुंभ मेला में 25,100 करोड़ का, 2,500 करोड़ का जो फंडिंग अलॉट हो गया है फॉर कुंभ 2025। उसके अलावा क्या है, आप देखिएगा यहीं पे, देखिए एक प्रमोशन इवेंट होता है, ठीक है, ताकि चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। यहीं पे क्या है, ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। ब्यूटिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि लोग आ रहे हैं और कुछ चीज़ खराब जाएगा तो स्टेट का नाम खराब होगा। लेकिन अगर आप किसी इवेंट में आ रहे हैं और सब चीज़ अच्छा लग रहा है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम भी आओगे और 4 लोगों को और बताओगे। तो अभी 24 करोड़ आए थे तो हो सकता है इस साल 30 करोड़ आए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है ब्यूटिफिकेशन का। अब इसी में देखिए एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कह सकते हो कि अभी कुंभ मेला के लिए क्या बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल भजन संध्या स्थल, ठीक है, ये संध्या भजन स्थल होगा, ठीक है, ये बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। फिर प्रमोशन की जैसे हम बात किए तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाया जा रहा है, ठीक है।
और आप बोल सकते हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे है उसको भी ओपन किया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी मोर बढ़े यहाँ पे। तो ऐसे आप अगर स्पेशली कुंभ के प्रिपरेशन के बारे में आए तो ये आप लिख सकते हो इतने सारे पॉइंट। अगर आप इन जनरल पूछा जाएगा कि प्रिपरेशन कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करती है तो भी आप लिख सकते हो, और जो जनरल पॉइंट्स हैं उनको आप कुंभ में भी ऐड कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट लिखकर। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है फेयर्स एंड फेस्टिवल आप अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ यूपी। सोशल स्ट्रक्चर, अब सोशल स्ट्रक्चर होता क्या है? सोशल स्ट्रक्चर क्या है? किसी चीज का स्ट्रक्चर क्या होता है? मान लीजिए कि ये एक कार है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक जो है होल बना दे रहे हैं, यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसी तरह सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जो हैं आपस में एक रिलेशन बनाते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हाउ इंटरेक्शन अमॉन्ग डिफरेंट मेंबर्स होता है, जिससे क्या होता है, ये सोशल रिलेशन स्टैब्लिश होता है, यही सोशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। तो क्या क्या चीज़ है हमारे यहाँ? सबसे पहले तो कास्ट सिस्टम, हमारा शुरू से ही जो हमारी ट्रेडिशन चली आ रही है वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी पे है। ठीक है, यहाँ पे वर्ण सिस्टम मत लिखिएगा क्योंकि जो प्रैक्टिकल है वो बुकिश एस्पेक्ट है वर्ण, एंड कास्ट इज द जो है फील्ड वर्क, अगर आप देखें जो रियल प्ले कर रहा है वो कास्ट करता है स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, तो अवॉइड राइटिंग वर्ण है। ठीक है, चलिए अब कास्ट, कास्ट में यहाँ पे क्या है, कास्ट इंट्रैक्शन होता है एंड कास्ट सॉलिडारिटी हो रही है यहाँ पे। अब डिफरेंट कास्ट सॉलिडारिटी जो है वो डिफरेंट कास्ट मिलके पूरी ही सोसाइटी को बना देते हैं, जिसमें कि एक इंटरेक्शन भी होता है एंड प्लस देयर इज अ रिलेशनशिप। यहीं पे पहले जजमानी सिस्टम की बात होती थी। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखिएगा रूरल अर्बन डिवाइड, ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी में रूरल भी है अर्बन भी है एंड दोनों इंटरेक्ट करते हैं, दोनों मिलके है, दोनों में डिवाइड है। कैसे? हमने देखा अभी जब हम रूरल इशू और अर्बन इशू पढ़े थे तो यहाँ पर हम देखें दोनों का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, माइग्रेशन क्यों हो रहा है? तो हम देखते हैं कि रूरल से अर्बन अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एम्यूनिटीज, ये भी आप इंट्रैक्शन देख सकते हैं। फिर रिलीजियस डाइवर्सिटी, ये हम कैसे देखेंगे? अरे हमारे यूपी में क्या है, ओवरऑल इधर ही देखोगे, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, जैन्स हैं, पारसीज हैं, तो ये जो है ये आपस में डाइवर्सिटी है, लेकिन सब में क्या है, पीसफुल कम्युनल हार्मोनी है, सब एक जगह रह रहे हैं। ठीक है, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब आप यहाँ ये नहीं बोलना कि रॉइड्स भी तो है, डिफरेंसेस भी तो है, डिफरेंसेस है, लेकिन क्या वो हर टाइम है? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनल हार्मोनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन
डिवीजन बेस्ड ऑन रैंक। ठीक है, तो रैंकिंग है कैसे, मतलब हायरार्की है। तो ट्रेडिशनली हायरार्की कैसे था, ट्रेडिशनली हायरार्की था कास्ट सिस्टम में, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक हायरार्की है, तो सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट ये भी है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, लेकिन इसके अलावा भी एक और एंगल यहां जोड़ना है आपको, वो कैसे, वो है इकोनॉमिक। क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन यहां भी है रिच एंड पुअर के बीच में, जो कि इनइक्वालिटी को शो कर रहा है सोसाइटी में। ठीक है, तो आप सर्टिफिकेशन दो तरीके से दिखाएंगे, एक सोसाइटी बेस्ड पे, कास्ट सिस्टम पे, अपर और लोअर कास्ट में डिवीजन होगा। यहाँ पे जैसे आप जो भी एट्रॉसिटी वगैरह को भी लिख सकते हैं, कास्ट बेस्ड एट्रॉसिटी वगैरह को रिलेशनशिप में। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक एंगल डालेंगे रिच और पुअर के बीच में, जहाँ की इनइक्वालिटी आप दर्शा सकते हैं। चलिए, अब सोसाइटी में क्या आता है, सोसाइटी में सिर्फ हम कास्ट रिलीजन एंगल को नहीं देखते हैं, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो है जेंडर का। और ये जेंडर सोसाइटी ने ही बनाया है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि मेल और फीमेल का डिफ्रेंसिएशन बहुत ही हाई है, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, चाहे वो वर्क में पार्टिसिपेशन है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इनकी एम्पावरमेंट अभी कम है। अब एक और बात है, सोसाइटी जो है वो फैमिली से बनी हुई है, फैमिली जो है बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटी का फैमिली है बेसिक यूनिट। अगर आप बात करें जेंडर रोल की, तो ये ओवरऑल सोसाइटी में और ओवरऑल फैमिली में दोनों जगह आप देख रहे हो कि डिफरेंसेस है, वुमेन अभी लेस एम्पावर्ड है। अब फैमिली स्ट्रक्चर में दो चीज़ें हैं, एक तो आप वुमेन का रोल डाल सकते हो, दूसरे तरीके से आप डाल सकते हो कि फैमिली की स्ट्रक्चर कैसी है, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जनरली जॉइंट फैमिली सिस्टम है। ठीक है, तो आप ऐसे 4-5 एंगल में जो है इंटरेक्शन डाल सकते हो, सोशल इंटरेक्शन, और यही चीज़ क्या है, सोशल स्ट्रक्चर, ये उत्तर प्रदेश में आप बता सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो अब मोस्ट ऑफ द पॉइंट है वो कॉमन है। ठीक है, तो यूपी के लिए, इनफैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए ये कॉमन बात आप देख सकते हो, पूरे इंडिया में भी आप ये लिख सकते हो। ठीक है, चलिए एक और चीज़ है सोशल कस्टम्स के बारे में। अब सोशल कस्टम्स क्यों मैंने लिया है, वैसे तो एज सच ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि मोस्ट प्रीफर क्वेश्चन होगा ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपको ये समझाना है कि सोशल स्ट्रक्चर और सोशल कस्टम ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आप लिख के आओगे सोशल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन में सोशल कस्टम या सोशल कस्टम में सोशल स्ट्रक्चर, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। जब आप सिविल सर्विस की एग्ज़ाम देते हो, किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप ये याद रखना कि आंसर आपको एग्जैक्ट करना है। अगर आप थोड़ा इधर उधर करोगे तो आंसर में आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो स्पेशली सोशल स्ट्रक्चर और सोशल कस्टम। सोशल स्ट्रक्चर क्या था, मैंने आपको बताया कि जो इंट्रैक्शन हो रहे थे मेंबर्स के बीच। सोशल कस्टम क्या, सोशल कस्टम्स क्या हुआ, जो आप रेगुलरली जैसा बिहेव कर रहे हो, जो बिहेवियर पैटर्न है वो क्या है, रेगुलर बिहेवियर इज सोशल कस्टम, रेगुलर बिहेवियर। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, दो वर्ड्स हैं तो दो मीनिंग। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। मोस्ट ऑफ द सोशल कस्टम आप जानते ही हो, बस डिफरेंसेस बताना था इसीलिए ये लिया गया है।
अब देखिए जो सोशल कस्टम है पूरे इंडिया का ही डाइवर्स है, यूपी की बात करें तो यूपी का भी बहुत ही डाइवर्स है। और यहाँ पे जो सोशल कस्टम होते हैं वो कुछ चीज़ों पे बेस्ड होते हैं। कैसा? पहला तो होता है ट्रेडिशन, दूसरा हो गया फिर रिलीजन, फिर तीसरा हो गया मतलब सोशो कल्चर एस्पेक्ट। तो आप देखोगे ट्रेडिशन जो चला आ रहा है, देन जैसा जो रिलीजन इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, सिमिलरली सोसाइटी कैसे इंटरेक्ट कर रही है, वो तीनों मिल जाता है तो आपका जो है बिहेवियर बन जाता है उससे। दैट बिहेवियर इज व्हाट कम्स अंडर सोशल कस्टम्स। ठीक है, चलिए अब बात कर ले थोड़ा ट्रेडिशन। अब मान लीजिए कोई आता है, हॉस्पिटैलिटी, आप नमस्कार कर रहे हैं, आप आदाब कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये आपकी ट्रेडिशन है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक सोशल कस्टम हो गया। अभी बात कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसमें ड्रेस एंड अटायर के बारे में। तो आप क्या रेगुलरली पहन रहे हैं, धोती सलवार यही सब चीज़ पहना जाता है यूपी में। ठीक है, तो ये सारी जो कॉमनली वेयर्ड चीज़ें हैं वो आपका अटायर्स हो गया। स्पेशल ओकेजन पे कुछ अलग चीज़ पहना जाता है। देन आप बात कर ले कुजीन, तो कुजीन क्या होता है, जनरली आप क्या खाते हैं, रोटी दाल चावल, तो ये नॉर्मल कुजीन है। फिर कुछ स्पेशल कुजीन भी होती है, जैसे कि बिरयानी कबाब, ये सारा चीज़ क्या है, पेठा, ये देख सकते हो आप, आगरा की पेठा कुछ फेमस है। तो ये कुछ स्पेशल चीज़ें भी होती हैं। सिमिलरली जो फोक आर्ट फोक डांसेज हैं, वो सारी फोक म्यूज़िक, ये जो हमारा ट्रेडिशनल है। कथक आप देखो, क्लासिकल डांस यूपी का। ठीक है, हमारे यहाँ होली सॉन्ग्स, ठुमरी, दीज आर फेमस। तो ऐसे आप कस्टम्स में ये सारी चीज़ डाल सकते हैं, ये ट्रेडिशन हो गया। देन सिमिलरली आप जो सोशियो कल्चर एस्पेक्ट देखते हो, तो सोशियो कल्चर एस्पेक्ट में जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारे यहाँ। जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या है आपको पता ही है कि जो ओनरशिप है वो जॉइंट हैं, जो एल्डेस्ट मेंबर हैं उनका ही बात माना जाता है। अभी भी हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, भले हम शहर में भी रहते हैं लेकिन हम फ़ोन करते हैं किसी भी बड़े चीज़ों के लिए कि हाँ दादाजी क्या डिसीजन ले, हाँ चाचा जी क्या डिसीजन ले, ऐसे करके जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी भी है हमारे यहाँ। ठीक है, मैरिज कस्टम देखोगे तो पूरा रिचुअलिस्टिक होता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि अभी भी अरेंज मैरिज ज़्यादा है, और अरेंज मैरिज कहाँ से हो रहा है, ये हमारे यहाँ फैमिली अरेंज करवा रही है। ठीक है, एंडोगेमी है यहाँ पर। एंडोगेमी क्या हुआ कि आप एक प्रिस्क्राइब्ड सोशल यूनिट के अंदर ही शादी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपने कास्ट में ही शादी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैरिज फॉर्म। और कस्टम देखते हैं, थोड़ा रिलीजियस एंगल भी देख लेते हैं, एक दो पॉइंट। तो रिलीजन में हम क्या करते हैं, हमारा रिलीजियस फेस्टिव मूड की तरह होता है जहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं। एग्जाम्पल आप सारों का ले लो, दिवाली दशहरा होली नवरात्र ईद क्रिसमस, ये सारी चीज़ मनाते हैं हम। फिर पिलग्रमेज देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन फेस्टिवल्स पे हम देखते हैं कि रिलीजियस पिलग्रमेजेस होता है। अभी हम देखिए जितना फेस्टिवल देखे थे, मथुरा का, इलाहाबाद का, प्रयागराज, कुंभ एंड ऑल, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे आप देखेंगे कैसे रिलीजियस सर्किट बनाया यूपी प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म एंड ऑल, सारे एंगल आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा सोशल कस्टम भी खत्म होता है। आप सोशल कस्टम भी लिख देंगे, मोस्ट ऑफ द चीज़ आपको पता ही है, बस जो डिफरेंस था वो याद रखिएगा। स्ट्रक्चर पूछा है तो क्या लिखना है, कस्टम पूछा है तो क्या लिखना है, दोनों में डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारा चैप्टर 6, अगर आप देखिएगा तो 6 पॉइंट में हमारा क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी है, और गवर्नर चीफ मिनिस्टर, ये सारा चीज़ है। तो इसमें से सबसे पहले जो है हम पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी को देखते हैं। अब इस पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी में क्या है, आइए देखते हैं। देखिए पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है कि आपका एक तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इशू है,
ये सारी चीज़ हो सकती है। पहले हम पॉलिटिकल सिस्टम को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के माध्यम से, ठीक है, और इसी में हम फिर अपने जैसे भी क्वेश्चन आएगा इसी के थ्रू हम फ्रेम कर सकते हैं, इसी डिस्कशन के थ्रू। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम है यूपी में, हाँ कैसे है? आईएनसी है, बीजेपी है, आप है, आप देख सकते हो नेशनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टी हैं, एसपी है, बीएसपी है, ठीक है, ऐसे देख सकते हो बहुत सारे सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम से यहाँ पे आप देखोगे क्वाइट ऑफन बहुत टाइम कोएलिशन गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब डोमिनेंस ऑफ रीजनल पार्टी डोमिनेंट है यहाँ पे। देखते हैं कैसे हम सबसे पहले बीएसपी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये डोमिनेंट है, एसपी डोमिनेंट है, तो ये क्या है, ये दोनों एक रीजनल पार्टी है जो कि डोमिनेंट है, दोनों ही गवर्नमेंट फॉर्म कर चुकी है अपने दम पे, ठीक है, बीएसपी एंड एसपी, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या है, ये कास्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। आप यहाँ देखते हो कैसे बीएसपी 1984 में, ये डेट एग्जैक्टली चेक कर लीजिएगा, कांसीराम कैसे एक पार्टी फॉर्म करते हैं दैट वाज बेस्ड ऑन दलित आइडेंटिटी, ठीक है। फिर आप देखिए एसपी बैकवर्ड क्लास एंड फार्मर्स एंड बैकवर्ड क्लास को लेके फॉर्म होती है, ठीक है। मुलायम सिंह यादव लेड टू फॉर्मेशन। तो कास्ट एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, जो पार्टीज हैं वो कास्ट बेस्ड हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा, अब इसके कारण एक और एंगल हो जा रहा है। अब लेकिन जो भी पार्टीज हैं वो क्या है, वो सारी ही पार्टी चाहे नेशनल है, रीजनल हो, कास्ट बेस्ड हो या जैसे भी हो, उनमें एक चीज़ कॉमन बात है, वो आप देखोगे कि पॉपुलिस्ट एंड वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज ही लाएंगी, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलिस्ट मेजर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई भी पार्टी अनपॉपुलर मेजर को नहीं करते हैं। दिस पॉइंट इज कॉमन फॉर एंटायर इंडिया, ठीक है। देन रोल ऑफ रीजनल लीडर्स, ठीक है। अब रीजनल लीडर्स का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे यूपी के रीजनल लीडर्स, मुलायम सिंह, पहले देखो इनका सेंटर में भी बहुत बड़ा रोल रहता था, ठीक है। अभी आप देखो योगी आदित्यनाथ, ठीक है, सी दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनफैक्ट जो इम्पोर्टेंस इन नेशनल पॉलिटिक्स है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ यही नहीं कि ये पॉलिटिक्स में क्या प्ले कर रहे हो, आप देखिए ये एक अभी कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी लाए मुलायम सिंह जी ने, ठीक है। तो ये क्या है, एक पूरी कास्ट की जो सोशल अपलिफ्टमेंट है उसकी बात हुई, ठीक है, एक वर्ग की, ठीक है। प्लस आप नेशनल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट देखिएगा तो 80 लोकसभा सीट्स हैं यहाँ पे। अब 80 लोकसभा सीट्स होने के कारण अभी आप 543 में आप देखोगे कि कितना हुआ, 222 सीट्स चाहिए आपको। 220 सीट्स में 80 आप देखोगे कि अराउंड लगभग 40% हो जाता है, ठीक है, 40% हो जा रहा है ना, हाँ देख लो, ठीक है, 30 to 40% के बीच में होगा। तो ये इतना बड़ा रोल प्ले करता है। पहले तो बोला ही जाता था कि आप बिहार यूपी में जो जिसने जीत हासिल कर ली, क्योंकि दोनों मिलके 80 सीट्स इन यूपी एंड 40 सीट्स इन बिहार, तो इट अराउंड टू 120 सीट, तो 120 सीट जो जीत गया वो जीत जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाफ वे मेजोरिटी के लिए आधी सीट्स तो आपने यहीं से ले लिया। इनफैक्ट जब बीजेपी 2014 में आई तो आप देखोगे कि यूपी को उन्होंने कंप्लीट स्वैप किया,
ठीक है, यूपी जीत गई और उसके बाद नेशनल में फुल मेजॉरिटी के साथ आ गई। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस इन नेशनल पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे भी पॉलिटिकल एक्टिविज्म बहुत है। आप देखोगे कॉलेजेस में, ठीक है, यहाँ तक आप देखोगे कि पार्टीज के मेंबर्स हैं। जो इलेक्शन का माहौल आप जाके देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इवन गोरखपुर में आप जाइए, जो वहाँ पर होगा वो और कहीं आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल लैंडस्केप, ये कैसे हो रहा है? डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट, यहाँ पे आप देखिए रीजनल है, लोकल है, नेशनल है। ठीक है, यहीं पे आप देखिए आप कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। देन आप देखोगे कि यहाँ पे आप देखिए एग्रीकल्चर, समुदाय के लिए अलग पार्टी है, फार्मर्स के लिए अलग हैं। ठीक है, यूनियंस है डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसे क्या देख रहे हो अब, जो पॉलिटिकल स्पेस है वो क्या हो रहा है, वो फ्रेगमेंटेड हो गया है। ठीक है, देन मनी एंड मसल पावर, दिस इज कॉमन पॉइंट फॉर इंटायर इंडिया। ठीक है, बड़े बड़े नाम आप जोड़ सकते हो, आजम खान। ठीक है, दिस आर द एग्जाम्पल्स जो आप कुछ कुछ डाल सकते हो। चलिए अब पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी हमने देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक है आपका सीएम, गवर्नर। ठीक है, तो ये सारी जो सेटअप है उसमें हम क्वेश्चन देखते हैं एक बार, एंड ये हम लोग क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच पे जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर आप बात करें कि सीएम या गवर्नर या जो आपके अलग टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन, मोस्ट ऑफ द चीज़ है वही है जो आप पॉलिटिकली प्रिपेयर कर रहे हो। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो तो चेंज नहीं हो जाएंगे, वो चीफ मिनिस्टर वहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है। ठीक है, तो यूपी स्पेसिफिक क्या है? तो यूपी स्पेसिफिक अगर कुछ क्वेश्चन आ सकता है तो ये आ सकता है। पहला क्वेश्चन ये आता है अचीवमेंट ऑफ प्रेजेंट सीएम। ठीक है, अभी आप अचीवमेंट ऑफ प्रेजेंट सीएम जब आप ले रहे हो तो इसमें आप प्रेजेंट गवर्नमेंट भी आ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट नेम बेस्ड भी आ सकता है। तो इस चीज़ को आप जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन है वो डाल सकते हो। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि एक तो ये क्वेश्चन जो है वो सीएम पे आ सकता है, प्रेजेंट गवर्नमेंट पे आ सकता है। ठीक है, योगी 2.0 हो जा रहा है अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो अब जो भी है ये मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कॉमन होंगे। हम देखते हैं कि कैसे, अब टॉपिक को लेते हैं एक बार, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है। अब देखिए इसमें आपको कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं लाना है। अगर ये आता है तो आपको एज इट इज़ लिख देना है। क्योंकि जहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक पूछा जाता है जिन स्टेट्स में, वहाँ पे अचीवमेंट ऑफ प्रेजेंट सीएम ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम अचीवमेंट ऑफ प्रेजेंट सीएम। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ की जी की अचीवमेंट है कि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम हो गए हैं यूपी के। 6 साल के ऊपर ही इनका कार्यकाल हो गया है। ठीक, अभी तक किसी का ऐसा नहीं हुआ था। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने काम क्या किया। ये तो इनका पर्सनल अचीवमेंट हो गया, पर इनका अचीवमेंट मतलब क्या कि गवर्नमेंट ने क्या वर्क किया। तो वर्क्स देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले अगर वर्क देखते हैं तो हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने काम किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्रेसवे की, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, हाईवेज ये सब बात करेंगे। तो अगर हम बात करें एक्सप्रेसवे की, तो एक्सप्रेसवे हम देख रहे हैं कि 13 एक्सप्रेसवे बन चुकी है। ठीक है, 13 एक्सप्रेसवे, ठीक है, बन गई, बन रही है, सब मिला के आप देखोगे प्रपोज तो 13 एक्सप्रेसवे है, जिसमें कि 1225 जो है वो ओपन, इतना किलोमीटर ओपन हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे आप देख सकते हो, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, गोरखपुर, गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्रेसवे आप
लिख सकते हो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के अलावा आप देखोगे, रोड्स की बात कर लिए, फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आप देख रहे हो मेट्रोज। मेट्रोज जो है 12 शहर में प्रपोज्ड है, 12 शहर में मेट्रोज बनने वाला है, ठीक है। कुछ शहर में ऑलरेडी बन चुका है। लखनऊ देखिए बहुत ही एक्टिव मेट्रो है वहाँ पे, ठीक है। अब आप बात करें एयरपोर्ट्स की। एयरपोर्ट्स में आप देखो कि 2017 में 2 या 3 थे, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और अभी कितने हैं? अभी 9 एयरपोर्ट्स, ठीक है। टोटल 18 एयरपोर्ट्स बनने वाले हैं ऑल टुगेदर, जिसमें कि आप देख सकते हो जेवर एयरपोर्ट नोएडा जो कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने देखा, उसके अलावा आप देखोगे कि योगी 2.0, योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है उसकी 2.0, मतलब जो सेकंड बार जब वो आए तो उसके 100 डेज पर एक वीडियो क्लिप निकला था। इस वीडियो क्लिप में 5 to 6 अचीवमेंट दिखाए गए थे, ठीक है। तो उन अचीवमेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लॉ एंड ऑर्डर, इंडस्ट्री, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट और एग्रीकल्चर। तो सिंस ये खुद डॉक्यूमेंटेड है तो एक बार देख लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को भी। तो बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। इनफैक्ट इनको बुलडोजर बाबा के नाम से बोला जा रहा है अभी, ठीक है। डेट इज अ पार्ट। पर आप देखिए, आप देखोगे इलीगल इंक्रोचमेंट, माफियाज, ठीक है, इन सब पे एक्शन लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वुमेन एम्पावरमेंट को भी साथ में लिंक कर दीजिए, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन यहाँ पे काम हुआ है, ठीक है। जो छेड़खानियाँ होती थी वो सब रुक गया है, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस जो है वो कम हुआ है। इवन आप देख रहे हो कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को जो डैमेज करते हैं दंगे में, ये सब उनके अगेंस्ट भी एक्शन किया जा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है। हेल्पलाइन नंबर्स हैं कि आप कॉल कीजिए और तुरंत आपके सामने पुलिस आ जाएगी। देन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री की बात करें तो आप देखिएगा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है। अब इस समिट में आप देखिएगा कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल किया बताया जा रहा है कितने का, 33.5 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है। सॉरी, ट्रिलियंस डॉलर का, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा आप बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम स्टेट्स में सेकेंड रैंक तक पहुंच गए थे। तो इंडस्ट्री प्रमोशन हो रही है, ओके। इसके साथ साथ आप हेल्थ में देखेंगे तो कैसे वैक्सीनेशन एंड ऑल बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। देन अलग अलग जगह एम्स खोले जा रहे हैं, जैसे गोरखपुर में। खैर वो तो सेंटर स्पॉन्सर्ड है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। इसके अलावा हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या देखोगे आप कि यूपी बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में टॉप पे हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि कैसे डीबीटी, देन मंडीज में सुधार हुए हैं, ठीक है। इन सब चीज़ें, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देखोगे शुगर केन में फिर से टॉप हो गई हैं, और जो शुगर केन के जो प्राइजेज हैं, जो डिस्कवर्ड प्राइस हैं, वो वन ऑफ द हाईएस्ट हैं अभी के टाइम पे। तो आप देख सकते हो कि कैसे एग्रीकल्चर में भी अच्छा काम हुआ है।
इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, जैसे कि पब्लिक वर्क। आप अगर पब्लिक वर्क की बात करें तो आप देखोगे कि 44 जो सेंट्रल स्कीम है, जब इनका 4.5 साल का कार्यकाल हुआ था, तब जो एक डॉक्यूमेंट आया था उसमें बताया जा रहा था कि 44 सेंट्रल स्कीम्स में यूपी टॉप कर रही है। ठीक है, अभी देखो उज्ज्वला स्कीम है, देन स्वच्छ भारत अभियान है, इन सब में यूपी ने बहुत अच्छा काम किया। देन अगेन इफ यू सी रूरल इकोनॉमी बूस्ट कैसे हो रहा है, ऑब्वियसली हमने देखा कि एग्रीकल्चर बूस्ट हो रही है। ठीक है, अब यहीं पे देखेंगे हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, ये सबसे क्या हो रहा है, हम बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं रूरल सेंटर्स में, तो इससे क्या हो रहा है, इससे रूरल इकोनॉमी भी बूस्ट हो जा रही है। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो विल कंपेयर कि पुराने से कैसा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये आप इसका पॉलिटिकल एंगल मत देखना, पर आप देखो कि पहले जो जॉब क्रिएट हो रही थी और अभी जो जॉब क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो वो ज़्यादा है। अभी 3.75 लाख का जॉब क्रिएट हुआ था यूपी के फर्स्ट टर्म में, योगी आदित्यनाथ जी के फर्स्ट टर्म में। ठीक है, और पहले अराउंड 2.05 लाख 2012 और 17 के बीच में है, तो ये ज़्यादा अधिक नंबर है। वो अलग बात है, आप देखोगे तो अभी जॉब की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है, क्योंकि जो यूथ की पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रही है। ठीक है, लेबर फोर्स भी बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए उसी तरह हाउसिंग एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पीएम आवास योजना देखोगे तो उसमें लगभग 52,77,000 हाउसेस बनाए जा चुके हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो यूज नंबर, तो ऐसे ये आप लिख सकते हो। अभी आपको लगभग 10-12 मतलब 10 पॉइंट लगभग मिल गए होंगे। अभी और भी पॉइंट अगर आपको लिखना है, अगर ये लॉन्ग आंसर आ जाता है तो आप और भी पॉइंट लिख सकते हो। ये इसमें से आप लिख सकते हो कैसे, जैसे एमएसएमई प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया है। ठीक है, देन वुमेन के लिए मिशन शक्ति का आप एग्जाम्पल डाल सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मैंने आपको बताया ही कि 4.5 लाख गवर्नमेंट जॉब हो गए हैं। देन एजुकेशन में आप डाल सकते हो कि 7 न्यू यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए हैं। ठीक है, उसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी लखनऊ में बनाया गया है। ठीक है, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल डाल सकते हो। ओडीओपी का मेंशन आप जरूर करोगे। ठीक है, तो आप ओवरऑल इन सब चीज़ों को अचीवमेंट्स ऑफ यूपी गवर्नमेंट या फिर अचीवमेंट ऑफ योगी आदित्यनाथ ऐसे आए तो आप इन सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। चलिए अब देखो, ये था हमारा टॉपिक। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो गवर्नेंस है वो आप जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके साथ गवर्नेंस हम पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ पे ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस है तो ये वाला पार्ट वहाँ पढ़ लेंगे। बाकी आप देखिए ये जो गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, इन सब चीज़ों के जो स्टेट असेंबली है, स्टेट काउंसिल है, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है। ठीक है, जो आपने पॉलिटी में पढ़ा है। ठीक है, और उससे यहाँ पर कोई खास अंतर है नहीं, तो इसीलिए आप वहाँ पे जो पढ़ रहे हो वही आप उसको एज इट इज़ पढ़ लेना। ठीक है, जो अलग क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आपको टेस्ट पेपर में मिल जाएंगे जो इससे अलग बन सकता है। ठीक है, फिलहाल इससे ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।